Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बीएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट जो हमारी रनिंग में, जिसमें अभी हमने जो आपकी बुक है, जो आपका सिलेबस है, उसका कंटेंट हालांकि स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उसकी स्टार्टिंग करें उससे पहले जो बेसिक टर्म्स है, जैसे कि सेट थ्योरी होगी, रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गया, उनको पहले पढ़ रहे हैं। तो सेट थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। तो रिलेशन और फंक्शन वाला जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले रिलेशन को देखें। तो उससे पहले सेट थ्योरी में हमने लास्ट में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लो आपके पास दो सेट थे, ए और बी, ठीक है। तो ए में आपने मान लो एलिमेंट ले लिए ए कोमा बी, और बी में एलिमेंट ले लिए थे 1 2 3। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसमें क्या क्या था, ए का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर के साथ इसके एलिमेंट थे a1 a2 a3, ऐसे ही b1 b2 b3, ये हमने बनाया था, जिसमें पहले वाला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे वाले जो एलिमेंट है वो क्या है, ए है, ए से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। आगे वाले एलिमेंट बी, वो भी ए से बिलोंग करे, और पीछे वाले एलिमेंट पीछे वाले सेट से बिलोंग करते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, ये जो आपने ए क्रॉस बी डिफाइन किया, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिखा, तो इसके जो एलिमेंट है ना, उनका एक सबसेट, ये जो एलिमेंट है इनको लेके सबसेट बना दो आप, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ये खुद में एक सेट है, तो काउंट करो कितने एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6। जितने इसके सबसेट बनेंगे उतने इसके रिलेशन बन सकते हैं ए टू बी, ठीक है। तो ए से बी में कितने रिलेशन आ सकते हैं, 64 रिलेशन आ सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने इस एलिमेंट को लेके एक सबसेट बना दिया, ए क्रॉस बी का ये सबसेट ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं, तो R1 क्या है, R1 एक रिलेशन है, ओके। ऐसे ही R2, मान लो मैंने a, 1 के साथ b, 2 ले लिया, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी जो आपने डिफाइन कर रखा है, उसके एलिमेंट्स को लेके जितने भी आप सबसेट बना सकते हैं ना, वो खुद में रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ओके। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, लेट, मैं कोई दो सेट लेके चल रहा हूं, ए और बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट्स, ओके। देन रिलेशन, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कोई भी सबसेट हम ले सकते इसका, देन एनी सबसेट ऑफ, और वो जो सबसेट है उसको हम आर ले लेते हैं, ठीक है, वो जो सबसेट है उसको आर, एनी सबसेट आर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B is called a relation from set A to set B, okay, that is, अर्थात R will be subset of Cartesian product of A cross A and B, okay। तो यहाँ पे ये जो R है ना, ये R जो कि A क्रॉस B का सबसेट है, तो इस सबसेट R को हम क्या बोलेंगे, A से B में रिलेशन बोलेंगे, ठीक है, ओके। अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करूं तो R A क्रॉस B का सबसेट है, तो A क्रॉस B में जैसे एलिमेंट वैसे ही R में एलिमेंट आएंगे, तो A क्रॉस B में तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो R में भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। तो इसको भी यहां पे मेंशन कर देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर रिटन इन ordered pair as A comma B, where first element A belongs to first set capital A and B belongs to capital B, okay।
ये तो ए क्रॉस बी मतलब ए टू बी डिफाइन था तब ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई एक सेट ए है, ठीक है, तो उस सेट ए पे रिलेशन आपको बताना हो तो इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ये लिखोगे आप, ठीक है। ए पे रिलेशन बताने के लिए ए क्रॉस ए करोगे। अगर ये लिखा मिले इसका मतलब क्या है, देन आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, तो आर कौन सेट ए पे रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी है। अच्छा, अब जो रिलेशन है उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उनको देखते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें हमने आर मान लो ये बना दिया था a,1 और b,2 ये लिया था, ठीक है। तो इसमें जो आगे वाले एलिमेंट है ना, ये क्या है, इस रिलेशन आर के डोमेन है, ठीक है। और रेंज होती है पीछे वाले एलिमेंट, रेंज पीछे वाले, और ये होते हैं डोमेन आगे वाले एलिमेंट, ठीक है। आगे वाले जो एलिमेंट है इनका एक सेट बना देंगे तो वो डोमेन सेट होगा। ओके, देखो तो डिफाइन एज डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल, आर का जो डोमेन है वो खुद एक सेट होगा, ठीक है। उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, आगे वाले, तो क्या लिखें, उसमें ए टाइप के एलिमेंट आएंगे। डिफाइन एज सच दैट ए जो है वो फर्स्ट सेट से होगा, लेकिन वो आर में से होनी चाहिए ना भाई। आपने लिखा था आर इक्वल a,1 और b,2, ठीक है। तो ये आर में आ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब यहां पे आप लिखोगे a,b बिलोंग्स टू आर। अब आपने b का जिक्र कर दिया तो b के बारे में बताओ, एंड फॉर सम b बिलोंग्स टू कैपिटल B, b कहां से होगा, कैपिटल B का एलिमेंट होगा, ठीक है। जो R है उसका जो डोमेन है वो एक सेट बनेगा। कैसा सेट बनेगा, अगर आप R देख रहे हैं ना, R में इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो R में अगर इस टाइप के एलिमेंट है और R के डोमेन की बात की जा रही है, तो डोमेन में कैसे एलिमेंट आएंगे, R में जो एलिमेंट है उनके आगे वाले ऑर्डर्ड पेयर में आगे वाले जो कंपोनेंट है वो आएंगे, ठीक है। तो आगे कौन है इसमें, A है ना, तो मैंने A लिखा। A डिफाइन एज दैट मतलब R जो है उसके डोमेन सेट में इस टाइप के A टाइप के एलिमेंट होंगे। जो A है वो कैपिटल A से बिलोंग करेगा और a,b पूरा R से होना चाहिए तब, ठीक है। और यहाँ पे B कहां से बिलोंग करेगा, दूसरे सेट से, क्योंकि R आपने क्या ले रखा है, a क्रॉस b का सबसेट ले रखा है, ठीक है। तो a क्रॉस b का सबसेट मानते हुए जो हम R बना रहे हैं, a,b टाइप के जो एलिमेंट होंगे उसमें आगे वाले जो एलिमेंट वो हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेंज की, रेंज ऑफ रिलेशन R, देखो ये क्या बनेगा, रेंज ऑफ रिलेशन R इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की जाएगी, देखो रेंज ऑफ R इक्वल, पीछे वाले एलिमेंट आएंगे तो यहां पे एक ही जगह क्या आ जाएगा, B डिफाइन एज सच दैट B बिलोंग्स टू, B कहां से होगा, सेकंड वाले सेट से, कैपिटल B से, एंड कब, जब a,b ये पूरा किस में हो, रिलेशन में हो, R में तो होना चाहिए, ठीक है। फॉर सम, अब यहां पे आपने किसका एक्स्ट्रा जिक्र किया है, A का जिक्र कर दिया, तो यहां पे लिखोगे A कहां से बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, कैपिटल A से, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका, रेंज का, और ये डोमेन का, किसके, रेंज डोमेन रिलेशन के, ओके, ठीक है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और देखते हैं, इनवर्स इसका क्या होता है। इनवर्स में क्या हो जाएगा, जैसे आप a,1 b,2 लिख रहे थे तो रिवर्स कर दो 1,a 2,b करके, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, इनवर्स रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जो रेंज डोमेन है ना वो उसकी रेंज बन जाएगी और इसकी जो रेंज है वो उसका डोमेन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग टाइप के रिलेशंस आएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, टोटल
रिलेशन पेयर वाला, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आते हैं उन पे। तो इनवर्स रिलेशन पे आते हैं अब हम। इनवर्स रिलेशन क्या होगा, देखो इसको लिखते हैं, इफ R is a relation defined from set A to B, defined from set A to set B, then its inverse relation R इनवर्स, इनवर्स रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे, R इनवर्स से, ठीक है, इज डिफाइंड फ्रॉम सेट B to set A such that R इनवर्स इक्वल B कोमा A टाइप के एलिमेंट होंगे, डिफाइन सच दैट, किस टाइप, कब, जब A कोमा B R से बिलोंग करे तब, यानी R में इस टाइप के एलिमेंट हो तो R इनवर्स में इसके रिवर्स में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिलेशन R आपको ये रखा है 1A 2B 3C, बस ये ले लेते हैं, ठीक है। देन R इनवर्स क्या बन जाएगा, रिवर्स कर दो ये सभी एलिमेंट इनको, तो ये बनेगा A कोमा 1 2 कोमा B C कोमा 3, ठीक है। आपने क्या चेंजमेंट देखा कि जो R था उसकी जो डोमेन थे ना, डोमेन वो रेंज पे चला गया और जो रेंज थी वो डोमेन पे आ गई, ठीक है। तो यहां पे आपको नोट डाल के 2 पॉइंट लिखने। नंबर 1, डोमेन ऑफ R का जो डोमेन है वो R इनवर्स की रेंज बन रही है, इक्वल रेंज ऑफ R इनवर्स, ओके। नंबर 2, रेंज ऑफ R की जो रेंज है वो R इनवर्स में डोमेन बन रहा है, डोमेन ऑफ R इनवर्स, ठीक है, ओके। ये था इनवर्स रिलेशन। अब जो डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हैं उन पे आते हैं, ठीक है, इसको रख करके। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, ए रिलेशन R on set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself, that is R is reflexive if R को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे कब, A कोमा A belongs to R for each A belongs to given set A। देखो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जो किसी सेट A पे डिफाइन है, मान लो A क्रॉस A का सबसेट है R, ओके, ये मतलब इसका। तो A में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उनका खुद के साथ रिलेशन बन जाना चाहिए, जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने सेट A ले लिया, सपोज उसमें एलिमेंट ले ली 1 to 4, ठीक है। देन रिलेशन R, देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन R on A क्या होगा, देखो, इक्वल खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहां पे एलिमेंट क्या है, फॉर ईच बोला है मैंने, यहां पे देखो फॉर ईच यहां पे लिखा है ना, फॉर ईच, ओके। तो जैसे 1 है, 1 के साथ रिलेट होना चाहिए, 2 के साथ होना चाहिए, 4 के साथ होना चाहिए, ये नेसेसरी है, ये तो आने ही चाहिए, ठीक है। इनके अलावा कोई और रिलेशन हो जाए कोई मतलब नहीं हमको,
बन सकता है, ऑर्डर्ड पेयर कोई और आ सकता है, जैसे 1 4 आ गया, ठीक है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये 3 जरूरी आने। ओके, अच्छा, ये इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे फिर, रिफ्लेक्स रिलेशन बोलेंगे, किस पे, सेट ए पे, ठीक है, क्योंकि एक के जो भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट हो रहे हैं, जैसे 1 है, 1 1 के साथ रिलेट है, 2 2 के साथ, 4 4 के साथ, ये तो होनी चाहिए, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। कई बार कंफ्यूजन होता है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्स रिलेशन में, ठीक है। रिफ्लेक्स रिलेशन में क्या है कि जो एलिमेंट आ रहे हैं ना एक के, वो खुद के साथ रिलेट होनी चाहिए, कोई और भी आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए बस, मतलब ये 3 ही आने चाहिए, उनके अलावा कोई अलग से ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, देखो, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be symmetric relation if a comma b belongs to R, this implies b comma a also belongs to R। ओके, देखो, हम रिलेशन आर को सेट ए पे सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, कब बोलेंगे, अगर मान लो आपको उस रिलेशन में ए कोमा बी आर से बिलोंग करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आर में दिख रहा है, तो उसका रिवर्स मतलब उसका इनवर्स एलिमेंट क्या बनेगा, बी कोमा ए, तो बी कोमा ए बी मतलब इसकी सिमेट्री वो भी आर में बिलोंग करे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए सेट मैंने यही ले लिया 1 2 4, ठीक है, देन एक मैंने रिलेशन बना दिया R1, क्या बना दिया, मान लो 1 1 2 2 1 4 4 1, ये बना दिया, ठीक है। ओके, तो अब देखो 1 1 है तो 1 1 यही है, 2 2 है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 2 2 है तो बी ए, 2 2 तो ये यही लिखा जाएगा। ओके, 1 4 है तो इसकी सिमेट्री 4 1 भी है, ठीक है, तो ये कैसा है, इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, दूसरा रिलेशन मैंने बता दिया, सपोज R2 इस टाइप से 1 1 1 3 4 4, ठीक है, और 1 4 4 1 है ये। अब इसको चेक करो, 1 1 है तो 1 1 है, 4 4 है 4 4 है, 1 4 है 4 1 है, 1 3 है तो 3 1 कहीं नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ओके, अब थर्ड नंबर पे आते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन पे, इसको रख करके देखो दोस्तों, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या है, इसको आपने पहले पढ़ रखा है और डेफिनेशन लिख देते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन if for each a comma b comma c belongs to set a, मैं 3 एलिमेंट लेके चल रहा हूं ए बी सी, कहां से, सेट ए से, ठीक है, फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर आपको ये वाले मिल जाते हैं, मतलब ए कोमा बी आर में है और बी कोमा सी ये लास्ट ये फर्स्ट, ठीक है, बी कोमा सी वो भी आर में है तो फर्स्ट लास्ट ये भी आर में होना चाहिए। ओके, कई बार क्या होता है ए कोमा बी आर में मिल जाता है, ये नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसिटिव बोलते हैं, उसको भी ट्रांसिटिव बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, मान लेते हैं सेट ए में मैंने एलिमेंट ले ली 1 2 3, ठीक है, देन
आर मैंने बना दिया सपोज 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 ले लिया, ओके, और 3 2 ले लिया, और मान लो 2 2 ले लिया, ओके। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, चेक करते हैं। 1 2 है, 2 3 है, ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, 1 2 2 3, ओके। तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 आ रहा है आर में, ओके, सही है। ऐसे हमको अगर एक पेयर भी ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पे देखो 3,2 आर में 3,2 टाइप आर आ गया, ठीक है। 3,2 है, 2,3 वो भी है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब इसको हम चेक करेंगे, 3,2 है, 2,3 है, तो 3,3 क्या 3,3 आर में है? नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। रीजन एज क्यों नहीं है? तो यहां पे हमने देखा 3,2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, और 2,3 ये भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो 3,3 आर से करना चाहिए ना, बट 3,3 डजंट बिलोंग्स टू सेट आर, ओके, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? अब इक्विवेलेंस में जो अभी ऊपर आपने पढ़े हैं तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो रिलेशन जो तीनों कोई रिप्रेजेंट करे, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be equivalence relation on set A if number 1, if it is number 1 reflexive, number 2 symmetric, and number 3 transitive रिलेशन। किसी रिलेशन आर जो कि ए पे डिफाइंड है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर वो रिलेशन आर ए पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई एक भी मिस कर गया, एक भी नहीं हुआ, मान लो ये हो गया, ये हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे, तीनों ही होनी चाहिए, ठीक है। कोई एक भी मिस हो गया तो उसको हम इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब एक दो तीन और फंक्शन वो रिलेशंस हैं, उनको और देखते हैं। तो अब देखते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या है? देखो, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इफ, इसकी कंडीशन क्या है? देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल बी फॉर ईच ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। किसी रिलेशन आर को हम सेट ए पे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। कब? अगर ए कोमा बी आर से हो और बी कोमा ए भी आर से हो, तब उस केस में ए और बी दोनों इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने ले लिया 1,2, ठीक है, तो 2,1, ओके, 1,2 है, 2,1 है, तो ये तो सिमेट्रिक वाला केस हो गया, ओके। तो ये कह रहा है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो जाएं, 1 और 2 सेम हो जाएं। ये जो आपने दो एलिमेंट लिए दोनों सेम होने चाहिए, तो क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक इस वाला केस है, 1 1 2 2 3 3 वाला केस है, ठीक है, ओके। अब कई बार आप इसको, ये जो है ना एंटीसिमेट्रिक, इसको ये समझ जाते हो कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटीसिमेट्रिक। देखो 1,2 है, 2,1, तो सिमेट्रिक तो है, ठीक है।
तो अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या एंटी सिमेट्रिक है? अगर आप इसको ये समझो कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ऐसा बोलना गलत है। ठीक है, यहां पे आप नोट डाल के लिख लेना एंटी सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, इनका मीनिंग नॉट इक्वल है। ये नहीं है कि इसका और इसका मीनिंग सेम है कि एंटी सिमेट्रिक जो है उसको आप नॉट सिमेट्रिक बोलो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई एक रिलेशन लिया, सपोज कोई एक सेट लिया 1 2 3 एलिमेंट उसमें, ठीक है, और मैं R1 लेके चल रहा हूं 1 2 2 1, ओके, और 1 3 ले लिया, जैसे कि 3 1 ले लिया, इस टाइप से। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, क्योंकि 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो इसकी सिमेट्री 2, 1 आ रहा है, 1 का 3 के साथ है 3, 1 आ रहा है, ये सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक। ओके, और अगर मैं बात करूं जैसे कि किसकी बात कर रहा हूं, सपोज R2 ये ले लिया मैंने 1 1, ओके, और 1 2 2 1 ये ले लिया मैंने। तो अब यहां पे देखो 1 1, ठीक है, 1 2 तो 2 1, और 1 1 है तो 1 1 वो भी है, मतलब ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं A3 R3 1 1 2 2, ठीक है, अब देखना यहां पे ये सिमेट्रिक था, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 है, लेकिन 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है। यहां पे 1 और 1 तो इक्वल है, 1 2 2 1 है, लेकिन 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है। अब यहां पे देखो 1 2 है 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। क्यों? 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ वापस वही है, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ वापस वही है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है और ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्यों? A, B belongs to R, 1 2 R से बिलोंग कर रहा है, B, A belongs to R 1 1 यही आएगा, ये भी R से बिलोंग कर रहा है। देन A इक्वल B, जो आपने 1 1 लिए ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, ऐसे ही इसके लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि कोई रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है तो उसको आप एंटी सिमेट्रिक बोल दोगे। ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीज नोट डाल के लिखनी है। क्या लिखोगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है उसको नॉट सिमेट्रिक नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये अलग मीनिंग होता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को देखते हैं अब। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ा था, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों ही रिलेशन हैं तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहे थे। ऐसे ही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या होगा? ए रिलेशन R on set A is said to be partial order relation if it is number 1 रिफ्लेक्सिव, अगर ये रिफ्लेक्सिव हो। नंबर 2 एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक हो, और नंबर 3 ट्रांजिटिव हो। इक्विवेलेंस में क्या था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहे थे। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, सॉरी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक की बजाय क्या आएगा? एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, मतलब A, B, B, A, तो A और B दोनों इक्वल हो, 1 1 2 2 3 3 वाला केस। टोटल ऑर्डर रिलेशन, इसको देखो, ए रिलेशन इज सेड टू बी टोटल ऑर्डर ए रिलेशन R on set A, पूरा लिखो, ए रिलेशन R on set A is said to be total order relation if it is number 1। अगर ये क्या हो? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो,
मतलब ये तीनों केस हो इसमें आगे। नंबर 2, फॉर ईच ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, जो आपने रिलेशन आर को सेट ए पे डिफाइन कर रखा है उसके कोई भी हर एक एलिमेंट के लिए, अगर मैं कोई दो एलिमेंट लूं ए और बी, ठीक है, तो फॉर ईच ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, आइदर या तो ए कोमा बी आर से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए, या फिर बी कोमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों इक्वल होने चाहिए। इन तीन में से कोई भी एक केस हो, या तो ये या ये या फिर ये। किसके साथ? इसके साथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये तीन केस। चौथा केस ये है कि ए के जो सेट ए है उसके किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए, हर एक दो एलिमेंट के लिए किन्हीं भी नहीं, हर एक दो एलिमेंट के लिए ए कोमा बी आर से बिलोंग करना चाहिए, यानी ए का आर के साथ बी के साथ रिलेशन होना चाहिए, या फिर बी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? टोटल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको एग्जांपल से बता दूं, जैसे कि मैंने कोई एक सेट लिया, सपोज इसको रफ करके बता रहा हूं, जैसे कि मैंने सेट ले लिया सपोज नेचुरल नंबर वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये मैंने कोई एक सेट ले लिया, ओके, और रिलेशन डिफाइन किया ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रिलेशन मैंने डिफाइन किया, ठीक है। तो अब इस रिलेशन को हम सेट एन पे चेक करना चाह रहे हैं कि क्या है, TOR है, टोटल ऑर्डर रिलेशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन चेक करेंगे, मतलब वो तीन केस। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव क्या होगा, जैसे कि मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं, सपोज 1,1 ले लिया, ठीक है, 1 के साथ यहाँ पे रिलेट कर रहा है, क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे इक्वल का भी तो साइन है ना, 1 के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है, 2 के साथ होगा, ओके। तो ये फर्स्ट वाला है, रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, जैसे 1, मैंने 4,3 ले लिया, 3,2 ले लिया, ओके, तो 4,2 आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन सा केस लिया? ये वाला मैंने रिलेशन ले लिया कि जो 4,3 है, मतलब 4 बड़ा है 3 से, ये वाला रिलेशन, आगे वाला बड़ा होना चाहिए पीछे वाले से, ठीक है, और 3,2 आगे वाला बड़ा है पीछे वाले से, इस रिलेशन को देखते हुए। तो 4 और 2 इनमें रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, सॉरी ट्रांजिटिव भी है। नंबर 3 एंटी सिमेट्रिक, नंबर 3 क्या था? एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या करना पड़ेगा आपको? 1, 1, 2, 2, 3, 3 वाले केस लेने पड़ेंगे। तो 1, 1 केस इक्वल है, बिल्कुल है, ये इक्वल वाला केस है, 1, 1 है, 2, 2 है, ये सारे आ जाएंगे नेचुरल नंबर में, जो भी है सेम वाले, इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक भी है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इसकी। अब इसको देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए और बी के हर एक ए और बी जो एक एलिमेंट है, उन हर एक एलिमेंट के लिए या तो ए कोमा बी आर से बिलोंग करना चाहिए, या बी कोमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, शायद देखते हैं अभी हो जाए तो ठीक है, वरना ये होगी, ये नहीं तो ये होगी इस रिलेशन से। मान लो मैंने 1,4 ले लिया, क्या 1,4 इस रिलेशन आर से, सपोज ये आर है, क्या है? आर है, क्या ये आर से बिलोंग कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 1 ना तो 4 की इक्वल है, नीचे वाला केस नहीं है। क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं है। ये तो आर में नहीं है, ए कोमा भी तो नहीं है, तो क्या बी कोमा ए हो जाएगा? यानी 4,1 आर से बिलोंग कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन वाले को तो सेटिस्फाई कर रहे ना, पहले वाला बड़ा है दूसरे वाले से, 4 बड़ा होता है 1 से, ओके। तो ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला नहीं तो ये वाला आ गया, या फिर ये वाला नहीं तो ये वाला, एक तो आ रहा है, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो 1,1 आर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल दोनों ही नेचुरल नंबर है, सेट एन के एलिमेंट है, एक एलिमेंट होनी चाहिए, मतलब सेट एन के एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों सेट एन के एलिमेंट है और क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है, बिल्कुल इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला केस भी है, ये वाला केस भी है, इसको नेगलेक्ट करो तो कोई भी एक होना चाहिए, आइदर दिस और दिस और दिस, मतलब क्या है? इन तीनों में से कोई भी एक, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमको तो कोई एक चाहिए था। इसका मतलब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी है, ये वाला ये वाला ये वाला, और चौथी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू का, वो इस सेट एन पे क्या होगा? टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा, ठीक है।
तो ये बिल्कुल बेसिक था, जो रिलेशन आपने पढ़ रखे पहले उनको मैंने रिकॉल करवाया। तो रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन वाला जो पोर्शन वो कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने सेट थ्योरी कंप्लीट की है, रिलेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब जो फंक्शन है उनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद आएंगे हम ग्रुप पे, ठीक है। तो फंक्शन की जो भी क्लास बनेंगी 1 2 3 जो भी बनती है उनमें फंक्शन को रिकॉल करेंगे अच्छे से। उसके बाद जो जो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम, वहां पे मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दूंगा कि ये जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट है। हालांकि उसको समझने के लिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ताकि हमारा बेस मजबूत हो तो हम उसको ग्रुप को अच्छे से समझ पाए। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।